कड़ी कार्रवाई करने के लिए, अगर ऐतिहासिक कार्रवाई चाहिए, केस को सीबीआई को ट्रांसफर करना चाहिए, सीबीआई आए, वहां पर टीम लगे और जो भी खनन इस प्रकार के अवैध रूप से हो रहे हैं उन सब के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, तब तो उसका कोई संदेश जाएगा और इनकी शहादत सार्थक होगी। वरना तो 2-4 गिरफ्तारियां होकर और चार्जशीट लग जाएगी और सब व्यवस्था यथावत बनी रहेगी। बिल्कुल, और शायद यही व्यवस्था यथावत बनी हुई है, तभी रोक के बावजूद खनन जारी है। और जितेंद्र, जैसा कि आप बता रहे थे और अरविंद जी भी उसी बात से इत्तेफाक रख रहे हैं कि ड्राइवर जो है उसे भी दे दिया जाएगा, कि वो ट्रक भी सौंप दिया जाएगा, लेकिन जो मुख्य अपराधी हैं, जो कि मुख्य दोषी हैं, जो कि इस पूरे इकोसिस्टम को चला रहे हैं, जो पूरे सप्लाई चेन को बरकरार रखे हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करना सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल सही कहा चंदन, क्योंकि यही सबसे बड़ी चुनौती है कि अब इन माफियाओं के ऊपर कैसे कार्रवाई की जाएगी, कैसे इन्हें आगे इस तरह का अपराध करने से रोका जा सके, कैसे उस पूरे इलाके को सुरक्षित रखा जा सके, कैसे इन अवैध माफियाओं से, अवैध खनन माफियाओं से उस पूरे इलाके को खाली कराया जा सके। क्योंकि वो इलाका ऐसा नहीं है कि वहाँ पर दूर दूर तक जंगल है, वहाँ पर किसी तरह की कोई पहचान नहीं हो सकती, वहाँ पर किसी तरह की कोई निगरानी नहीं रखी जा सकती, या वहाँ पर किसी तरह की पेट्रोलिंग नहीं हो सकती। ये सिर्फ और सिर्फ जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, जो उनकी इच्छा शक्ति में कमी है, जो इस तरह के माफियाओं पर कार्रवाई नहीं करना चाहते, उनकी कमी की वजह से अभी तक वहाँ पर अवैध खनन जो है वो चल रहा है, वहाँ पर माफिया जो है अभी तक पनप रहे हैं। क्योंकि वो जो इलाका है वो कुंडली मानेसर पलवल इलाके से लगा हुआ इलाका है, मानेसर से लगा हुआ इलाका है, और दूर दूर तक कहीं सर पर भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आप आराम से पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। इसमें सबसे बड़ा डर ये भी है कि कहीं ये कार्रवाई जो है सिर्फ और सिर्फ डंपर चालक पर ही आकर के ना ठहर जाए कि वो लेकर के खनन करके जा रहा था, वो एक इंडिविजुअल आदमी था, यानी कि उसने खुद से ही वहाँ से पत्थर उठाए थे और वो वहाँ से निकल करके फरार होने की कोशिश कर रहा था, और उसी दौरान वो हादसे का शिकार हो गया। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब भी इस तरह की घटना होती है तो जैसे जैसे समय लगता है तो पूरे केस को कहीं ना कहीं डाइल्यूट कर दिया जाता है। जो माफिया होते हैं वो बच जाते हैं, और जो इस तरह के जो लोग हैं जो कि घटना को अंजाम देते हैं, केस सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाता है। लेकिन इस समय ज़रूरत है कि इस पूरे माफिया के ऊपर कार्रवाई करने की, जो माफिया इस तरह के लोगों को ताकत देते हैं। क्योंकि जब भी माफिया इस तरह कार्रवाई करता है, जो खासकर तौर पर जो खनन माफिया है, चाहे वो रेत उठा करके लेकर के जा रहे हों, चाहे वो पत्थर को काट करके लेकर के जा रहे हों, वो इस तरह की हिदायत इन डंपर चालकों को, ट्रक चालकों को दे करके रखते हैं कि अगर कोई उन्हें पकड़ने की कोशिश करे, किसी भी तरह से रोकने की कोशिश करे, तो उन्हें रुकना नहीं है, चाहे किसी की हत्या ही क्यों ना करनी पड़े। और यही चीज़ आज देखने को मिली है जब डीएसपी सुरेंद्र कुमार जो हैं, जब इस खनन माफिया से जुड़े हुए डंपर को रोकने के लिए गए थे, तो उसने रुकने के बजाय सुरेंद्र कुमार के ऊपर डंपर चढ़ाया, उनकी हत्या की और वहां से फरार हो गया। और इसी तरह की जो निर्देश हैं वो इन खनन माफियाओं की तरफ से, जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। साहब, इस तरीके के जो है पूरे प्रदेश में, यमुनानगर में भी जो है कई बार ऐसे मामले आए हैं। नहीं, बिल्कुल किसी को नहीं बख्शा जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान, चाहे जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, चाहे पड़ोस के जिलों से पुलिस को बुलाना पड़े, लेकिन खनन माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि एक डीएसपी की हत्या की गई है, इसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और अब से थोड़ी देर पहले हरियाणा के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने हमसे बातचीत की, सुनाते हैं आपको क्या भरोसा दिया उन्होंने। मूलचंद जी, एक अधिकारी को डंपर से कुचल करके मार दिया गया है, इस बारे में आपके पास क्या जानकारी है? सबसे बड़ी दुखद घटना है कि जिले का एक बड़ा अधिकारी, एक डीएसपी अधिकारी जिस तरह से ट्रक से कुचला है, इससे बड़ी दुखद घटना नहीं हो सकती जी। और मेरा ये है कि ये सारा जो इलाका है, जो मेवात का इलाका है, ताबड़ू का इलाका है, यहाँ माइनिंग बंद है या कोई माइनिंग नहीं होती। ये चोरी छिपके जो लोग माइनिंग करते हैं, जब पुलिस को पता लगती है, पुलिस इन पर कार्रवाई करती है, इनके खिलाफ पर्चा दर्ज करती है और इनके ट्रपर डंपर को एनजीटी के तहत इनको बंद भी करते, कार्रवाई करते रहते हैं जी। पर ये घटना है दुखद है,
जो भी कार्रवाई इससे सख्ती के साथ करेंगे और सख्ती के साथ इस कार्रवाई को, जो डीएसपी की जान जाना बड़ी बात है जी। एक डीएसपी की क्या किसी भी अधिकारी की जान जाना बहुत दुखद बात है। मूलचंद जी, सवाल यह है कि इस इलाके में अवैध खनन भले ही बंद हो, खनन बंद किया गया है, लेकिन यहां खनन होता है, ये बात एक ओपन सीक्रेट की तरह है। अब इस मामले पर किस तरह की कार्रवाई करेंगे आप लोग? मैंने एसपी मेवात से कहा, जहां भी जरा भी एक भी डंपर हो मेवात के जरा किसी दरिया घटिया घाटी में हो, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से हम कार्रवाई पहले भी करते रहे, आज भी करते रहे। जब पुलिस को जानकारी मिलती है तो प्रशासन वहां जाता है और प्रशासन जाकर रोकने का काम करता है और इनके खिलाफ कार्रवाई की है, मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज हुए हैं। मूलचंद जी, खनन माफिया ने सीधे सीधे सरकार को चुनौती नहीं दी है। एक डीएसपी को जिस तरह से मार दिया गया है, क्या आप लोगों की सरकार को, सरकार के इकबाल को चुनौती नहीं दी है? ये इनको क्या कहें, ये जो मेवात में जो लोग हैं, हमने इसकी कार्रवाई, इनके सारे काम को हमने बंद करा है। इनके कितने डंपरों को उठाकर एनजीटी पे हमने बंद करा, सैकड़ों उनको इन पर कार्रवाई की, सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करती रहती है जी। ये जिस तरह का जो इनका दूसरा जो रूप दिखा है, ये ठीक नहीं रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने डीएसपी की हत्या के बाद क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं, चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। अपने सुरक्षित माहौल वातावरण दे पा रही है, तो आज आम जन का क्या होगा? कहीं खनन माफिया बार बार अपना गंदा चेहरा हरियाणा के लोगों के सामने दिखा रहा है। दोषियों के खिलाफ सजा हो, लेकिन हरियाणा सरकार भी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। मुख्यमंत्री जी स्वयं जिम्मेदारी लें और श्वेत पत्र हरियाणा के कानून व्यवस्था पर जारी किया जाए, सरकार के द्वारा मैं मांग करता हूँ। डीएसपी की मौत हो जाती है, डीएसपी की मौत होना कितनी गंभीर मसला है। ये जैसे मैं समझता हूँ कि आज कानून नाम की चीज नहीं है। बार बार हम एक बात कह रहे हैं, हरियाणा में कानून नाम की चीज नहीं, हरियाणा में सरकार नाम की चीज नहीं दिख रही। आज जिस प्रकार से हर रोज फिरौतियों के मामले, हत्याओं के मामले, चेन स्नैचिंग के मामले, यहाँ तक कि आम आदमी छोड़िए, विधायकों को जान से मारने की धमकी देके फिरौती मांगी। 5 विधायकों को इस समय फिरौती की धमकी मिली हुई है, 5 विधायकों को। ये स्थिति हरियाणा के अंदर, हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन हो चुका है। हम मांग करते हैं सरकार जिम्मेदारी ले और पूरे प्रदेश के सामने श्वेत पत्र जारी करे। तो अब इसको लेकर सरकार के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। जिस तरह से एक डीएसपी की हत्या की गई है खनन माफिया की ओर से, वहीं हरियाणा सरकार की ओर से कहा गया है कि चाहे जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, लेकिन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, जितेंद्र से हम थोड़ी देर में और जानकारी लेंगे। अरविंद जी हमारे साथ हैं। अरविंद जैन साहब, कोई एक घटना होती है जो कि ट्रिगर का काम करती है, और इसके बाद क्या अब जो प्रशासन है वो ऐसी कार्रवाई करेगा, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि इन लोगों को सबक मिले, सिर्फ मोहरों पर कार्रवाई ना की जाए। ट्रक ड्राइवर सिर्फ मोहरा हो सकता है, लेकिन असल में जो खनन माफिया का नेटवर्क है उसको ध्वस्त किया जा सके। क्या डीएसपी सुरेंद्र सिंह की मौत या उनकी हत्या ये वो घटना बन सकती है? बननी चाहिए। पूरे हरियाणा पुलिस को इसको एक चैलेंज के रूप में लेना चाहिए और बिना किसी दबाव को माने हुए, बिना किसी ऊपर के आदेशों की चिंता किए हुए, उनको चाहिए कि बिल्कुल एक जबरदस्त क्रैकडाउन करें इन सबके ऊपर। और जो शहादत दी है हमारे अधिकारी ने, वो व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। पूरा क्षेत्र से माफियाओं का उन्मूलन करना चाहिए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। यही इस शहीद डीएसपी को हरियाणा पुलिस की, हरियाणा सरकार की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बिल्कुल, जिस तरह से हरियाणा के नूह में एक डीएसपी की हत्या कर दी गई है खनन माफिया की ओर से, कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह खड़े हो रहे हैं कि खनन पर रोक के बावजूद अवैध तरीके से जो खनन चल रहा है, क्या उस पर रोक लगेगी? क्या प्रशासन की ओर से ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो कि मिसाल बन सके और डीएसपी को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सके? इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। गली में चलकर
लाहौर लोगों को देश में हिंसा फैलाने की बात कर रहे हैं, चलो कश्मीर में आबादी करो। मैं खड़े होकर लोगों को भड़काकर टीवी पे हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरार डालने की बात करने के अलावा वहाँ क्यों नहीं बना सकते? आपको मालूम है विलास बनाते कि वहाँ स्वागत बंदूक से करेंगे, वहाँ स्वागत बंदूक से करेंगे, आपको मालूम है। वहाँ भाईचारे की बात करो, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी सुरक्षित नहीं है। हमारा भाई मानना, कश्मीर हमारा, कश्मीर में रहने वाले हिंदू मुसलमान सब हमारे भाई हैं। आप ये क्या कहते हो? आप एक तरफ कहते हो कश्मीरी कश्मीर हमारा है, राइफलमैन औरंगजेब है, आप जैसे लोगों की तरह नहीं, जिनको एहसास भी नहीं है कि जिसको आप बाबर और औरंगजेब कहते हो, उन्होंने हिंदुओं के ऊपर कितना जुल्म किया। बाबर ने देश को बताओ कितने साल हुकूमत करी है, जरा बताओ आनंद जी, जरा बताओ देश को कितनी साल हुकूमत करी है बाबर ने, बताओ देश को। अगर तुम्हें ABCD भी मालूम हो, बताओ इतिहास की बात, क्या जानकारी गुरु को जेल में डाला था, इससे बड़ा सबूत चाहिए आपको? बाबर ने कितनी हुकूमत की हिंदुस्तान में? ये देश में 4 साल जिसने हुकूमत की हो, वो देश में अपना लेके गया है, भारत के खजाने में रखा हुआ है उसका वसीयतनामा। डॉक्टर नरेंद्र आजाद कह रहे हैं कि उसने कहा, हुमायूं जिस मुल्क में तुम हुक्मरानी कर रहे हो, हमारे हिंदू भाई गाय की पूजा करते हैं, उसी मंदिर को मंदिर में कन्वर्ट करना। तुम्हें क्या इतिहास मालूम है? झूठ फैलाना। आप ये कह रहे हैं कि कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया, मैंने आप अभी भी कह रहे हैं कि देश के इतिहासकारों को पढ़िए, और दूसरी तरफ दूसरा इतिहास आपकी समस्या यही है। जहाँ आपको पुलिस है हमारे, आप इसी बात को बता रहे हैं बार बार। मस्जिद के खिलाफ सामने कौन है उनकी देख करेगा? हिंदुस्तानी पुलिस करती है, जुमे के दिन क्यों नहीं करती? ऐसे ही उस जमाने में हुक्मरानी कर रहे थे तो उनके फौजी देखरेख करते थे मंदिरों की, और वहाँ मस्जिद इसलिए बनाई जाती थी कि कोई भी मुसलमान उस जमाने की नमाज नहीं पढ़ता, इसलिए श्रीनगर में ये नफरत बनाई जाती वो थी, इसलिए सिक्योरिटी सेफ्टी और अपनी इबादत करने के लिए। आप ये बता रहे हैं की सुरक्षा करने में इतने तल्लीन थे उस वक्त के मुसलमान जो उन्होंने अपनी मस्जिद अच्छा मंदिरों को प्रॉपर्टी दी। आपको समस्या के मंदिर को, अच्छा एक बात बताइए, मैं बहुत छोटा सा सवाल करता हूँ, बहुत छोटा सा सवाल करता हूँ, अगर इतना ही प्रेम था तो अपने भाई दारा शिकोह की गर्दन क्यों उड़वा दी? अपने भाई दारा शिकोह की गर्दन क्यों उड़वा दी अगर इतना ही प्रेम था? अशोक ने 99 भाई क्यों कत्ल? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, सवाल कर रहा हूं, आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर दारा शिकोह की गर्दन उड़ा दी तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उपनिषदों का अनुवाद करा, वो भी गलत था। और जो मुस्लिम उदार हुआ है उस मुस्लिम के खिलाफ कार्रवाई करने का काम जिस बादशाह ने किया, आप उसको आक्रांता मानने से इनकार कर रहे हैं? इस देश में अगर जिस आदमी ने कुरान लिख के और शाहजहां लिख के जो व्यक्ति अपने बाप को जेल में डाले, जो व्यक्ति अपने बाप को जेल में डाले, उस बादशाह को आप बता रहे बड़ा उदार था। किस लिए डाला? किसने डाला? किसे बताइए? एक ताजमहल बना दिया एक औरत के चक्कर में, और एक काला ताजमहल की नींव डाल दी। ये जनता का पैसा था। अब समस्या इस बात की आपको नहीं मालूम? अब समस्या इस बात की, उसने उसको जनता के पैसे को रोकने के लिए कि भाई ये पैसा जनता का है, और वो आदमी कुरान लिखकर और टोपी बुनकर रोटी खाता था सरकारी पैसे से। अभी उसी ताजमहल की तारीफ में कितने कसीदे पढ़ते हैं आप? अब समस्या इस बात की है कि आपको औरंगजेब को डिफेंड करना है, तो आप इतनी अच्छी और खूबसूरत इमारत को भी कहते हुए कह रहे हैं कि शाहजहां जेल में जाने का अधिकारी था। अब जेल में जाने का अधिकारी था, मान लिया, उसके भाई अब आपको समस्या इसी बात की है कि आपको यही प्रॉब्लम है, अब आपको यही पता नहीं है। अरे आप ही सारे तथ्य सही जानते हैं, आपको यह नहीं मालूम कि शाहजहां जेल में था, आपको यह नहीं मालूम कि दारा शिकोह की गर्दन क्यों उड़वाई गई, दारा शिकोह की गर्दन क्यों उड़वाई, दारा शिकोह को जंजीरों में बांध के क्यों घुमाया पूरे दिल्ली में? क्योंकि मालूम था कि वो व्यक्ति उदार है, वो व्यक्ति हिंदुओं की तरफदारी की बात करता है, वो उपनिषदों के अनुवाद की बात करता है। लेकिन समस्या इस बात की है, समस्या 40 साल पहले से कश्मीर के अंदर संगीत रागी में आपको लेके आना चाहता हूं। सवाल इसी बात का है कि इतिहास सही तरीके से नहीं रखा गया, इसीलिए इतनी दिक्कतें हैं। अगर स्पष्टता के साथ इतिहास रखा जाता तो ये नौबत आ जाती नहीं कि आपको अभी ये कहना पड़ता कि हमारा मंदिर तोड़ा गया और हमें उसको माननीय सर्वोच्च अदालत के द्वारा वहां अपील करनी पड़ रही है कि इसकी कार्बन डेटिंग करा ली जाए ताकि तथ्य पता चल सके। अरे सर एक मिनट संगीत रागी, देखिए राम जी, यदि हिंदू आक्रामक हुआ होता और हिंदू का ये स्वभाव होता तो 1947 के बाद जितने मंदिर
जिन पर मस्जिद खड़ी कर दी गई। भारत का हिंदू समाज चाहता तो बलात् उससे छीन लेता, बलात् उन मस्जिदों को तोड़ करके वहाँ पर मंदिर बना लेता, लेकिन हिंदू समाज में हिंसा उसका स्वभाव नहीं है। हिंसा का प्रतिकार उसका जरूर स्वभाव है, लेकिन हिंसा उसका स्वभाव नहीं है। दूसरी तरफ इस्लाम एक आक्रामक और एक कॉलोनियल रिलीजन के तौर पर उभरा है। वो पूरी अपने को विस्तार करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ये इस्लाम के मानने वालों का चरित्र कर रहे हैं हम यहाँ पे भी, और वो ऐसा कोई मुसलमान नहीं चाहिए इस्लाम को भारत के अंदर ऐसे मुसलमान बनाया जाए। सारे बेटे को जबरदस्ती जहां भी वेस्ट एशिया में गया उन्होंने वहां पर पूरा नरसंहार किया और उसको खत्म कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि जहां भी वेस्ट एशिया के अंदर गए वो सारे के बुराई के खिलाफ अच्छाई करना, जैसे बात कहना, ये आप उसको इधर से मोड़ के। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस्लाम को, अल्लाह को ऐसे कोई प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा से कह रहे हैं मेरे कान में कह दो कलमा पढ़ दो, वो कह रहे भतीजे तेरा दीन सच्चा है, तेरी बात हक है। लोग ये कहेंगे कि मौत के डर से अच्छे काम को जिहाद मानते हैं, इख्तियार कर लिया। आप अच्छे काम ने वही भेज दी और जो कहा लश्कर तैयबा भी करता है, हमें ऐसा दीन नहीं चाहिए। नहीं, आप लश्कर तैयबा भी वही करता है, हिजबुल मुजाहिदीन भी वही करते हैं, वो ISIS वाले भी वही करते हैं। और आप उनको जस्टिफाई करिए, हम उनका विरोध करते हैं। अगर कोई इंसानियत का कत्ल करता है और वो खुश होता है इस पर कि हिंदू का कत्ल कर दिया या मुसलमान का, वो दरिंदे हैं, जानवर है, इंसान नहीं है, शैतान है। ठीक है, हम पॉलिटिकल इस्लाम की बात कर रहे हैं, धर्म और आस्था की बात नहीं कर रहे हैं। कोई किसी को हक नहीं बनता किसी के धर्म में टिप्पणी करने का। कौन सा इस्लाम पॉलिटिकल आपकी निगाह में है? चलिए, समय हमारे पास इतना ही है, समय हमारे पास इतना ही है। हम आप सभी में शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि आए तो शर्मिंदा ना होना पड़े। बिल्कुल, यकीनी तौर पर किसी को शर्मिंदा होने की जरूरत भी नहीं है, और जो इतिहास रहा है उस इतिहास को ठीक तरीके से पढ़ने की जरूरत है, रखने की जरूरत है, और साथ साथ अगर कोई चीज संवैधानिक अधिकारों के तहत हो सकती है, कोर्ट के रास्ते से हो सकती है, तो उसका भी उसी तरीके से सम्मान होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ज्ञानव्यापी परिसर में जो शिवलिंग हमें प्राप्त हुआ था उसकी ASI द्वारा जांच कराई जाए एक साइंटिफिक मेथड से। जब तक वो एग्जामिन हो रहा है तब तक उसकी लाइव स्ट्रीमिंग कराई जाए। अगर ये साबित होता है कि वो शिवलिंग है तो उसकी दर्शन पूजा का अधिकार हिंदुओं को दिया जाए। ये जांच करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एक शिवलिंग के हैं कि फाउंटेन के हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। और आज चर्चा इस विषय पर कि ज्ञानवापी का जो विवाद है उसका हल क्या है, क्योंकि हिंदू पक्ष एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की है कि ज्ञानवापी में जो स्ट्रक्चर मिला है, जिसको हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो फव्वारा है, फाउंटेन है, तो हिंदू पक्ष का यह कहना है सुप्रीम कोर्ट से, उनकी मांग है कि इसकी कार्बन डेटिंग कराई जाए, यानी उस पद्धति से जांच कराई जाए जिससे प्राचीन चीजों की आयु के बारे में पता लगाया जाता है। यह पुरानी एक पद्धति है जिससे अक्सर ASI पुरानी चीजों की आयु का पता लगाती है। इसके अलावा भी कुछ और मांगे हैं, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि यह स्पष्ट होना चाहिए साइंटिफिक तरीके से कि वो जो स्ट्रक्चर है वो कितना पुराना है और क्या वाकई शिवलिंग है या वाकई जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि फव्वारा है। दोनों में से कोई एक चीज तो होगी और वो स्पष्टता के साथ आनी चाहिए। इसी विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे कि क्या टेक्नोलॉजी के सहारे यह पता लगाया जाएगा या लगाया जाना चाहिए कि जो स्ट्रक्चर वहां पर मिला है वो वाकई शिवलिंग है या फिर फव्वारा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं जिनके साथ इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त संगीत रागी हैं जो संघ विचारक हैं और प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत स्वागत है रागी साहब आपका। हमारे साथ इस वक्त ललित अंबरदार हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जाने माने कलाकार हैं। बहुत बहुत स्वागत ललित अंबरदार जी आपका। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में
हाजिक खान साहब जुड़े हुए हैं जो इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है हाजिक खान साहब आपका। सबसे पहले मैं टिप्पणी आपकी जानना चाहता हूं खान साहब कि अब ये ठीक रहेगा, क्योंकि लोग यही चाह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो, सांप्रदायिक सद्भाव ना बिगड़े, इसलिए टेक्नोलॉजी इसमें लाई जाए और कार्बन डेटिंग हो या जो दूसरे तरीके हैं जिससे पता लगाया जाता है उनके जरिए इसका हल निकाल लिया जाए। देखिए राम मोहन जी, बात यह है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है इस मामले में, और देश के हिंदुस्तान के सारे लोगों को आस्था हमारे सुप्रीम कोर्ट पर है, हिंदू पक्ष हो मुसलमान पक्ष हो। और अब जब बात कोर्ट में है तो कोई ये कहे कि मेरी चीज़ है, वो कहें कि फाउंटेन है, वो कहें फव्वारा है, वो कहें कि शिवलिंग है। हम ये कहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, अगर उसकी साइंस के एतबार से कोई जानकारी लेनी है तो उसको भी लेगा सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हमारे देश का हिंदू मुस्लिम एकता का भाईचारा बने रहे, ये कहीं इन मंदिर और मस्जिद से ऊंची चीज़ है। कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में हज़ारों साल से मंदिर भी हैं, मस्जिदें भी हैं, और अपने अपने धर्म के साथ पहले हम छोटे से थे, दीपावली मनाते थे, होली मनाते थे, लेकिन आज हमारे बीच में नफ़रतों के वो बीज बोए जा रहे हैं, जिससे हम ना देख रहे हैं कि ना कहीं दिवाली मिलन हो रहा है जिसमें मुसलमान शरीक हो, ना कोई ईद मिलन हो रहा है जिसमें हिंदू भाई शरीक हों। पहले एक हफ्ते होली चलती थी और उसमें हिंदू मुसलमान सब उसमें इन्वॉल्व रहते थे और होली मनाया करते थे। लेकिन हम ये कहते हैं कि मस्जिद और मंदिर पूजा का स्थल हैं और पूजा से शांति होती है, इबादत से शांति आती है आत्मा के अंदर, और दूसरे का दर्द अपने अंदर आता है कि हमारे भाई को तो तकलीफ है। हरियाणा के नूंह में अवैध खनन रोकने गए डीएसपी को माफिया ने डंपर से रौंद कर मार डाला। हरियाणा गृह मंत्री का बयान, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। अग्निपथ योजना में जाति प्रमाण पत्र विवाद को रक्षा मंत्री ने बताया अफवाह। राजनाथ सिंह बोले, सेना भर्ती व्यवस्था में नहीं हुआ है कोई बदलाव। हमारे आजादी के पहले से वही व्यवस्था अब तक जो है चली आ रही है, उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एसआईटी पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन के अपमानजनक बोल, कहा अगर मुझे मिली एसआईटी तो पीएम अमित शाह को 1 घंटे में जेल भेज दूंगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए यूपीए उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने किया नामांकन। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ से है मुकाबला। पटना में गिरफ्तार आतंकी अतहर अरमान का पूछताछ में बड़ा खुलासा। पीएम मोदी के कार्यक्रम में प्रदर्शन की थी साजिश। सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा की याचिका पर आज सुनवाई। अर्जी में नुपुर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी से जान को खतरा और बढ़ा। नमस्कार, जी न्यूज में आप सबका बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति दहिया। दोपहर के 3 बजे हैं और आज की बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के नूंह से, जहां एक डीएसपी रैंक के ऑफिसर को खनन माफिया ने रौंद कर मार डाला डंपर से। जी हां, इस वक्त ये बड़ी खबर आई है हरियाणा से और ये जो 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं इसी खबर से जुड़ी हैं। आज दोपहर 12 बजे के करीब नूंह में डीएसपी साहब पहुंचे खनन माफिया को रोकने के लिए, लेकिन वहां पर माफिया ने डंपर से उन्हें रौंद कर मार डाला। डीएसपी की हत्या की गई और उसके बाद से ही डंपर और डंपर का चालक दोनों फरार हैं। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान आया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये जो तमाम तस्वीरें हैं ये उसी जगह की है जहां पर ये वारदात हुई। खनन माफिया किसकी शह में कितने समय से यहां काम कर रहा था, इस पर भी लगातार अब जानकारी हासिल की जा रही है। तो नूंह में डीएसपी की हत्या हुई है और भूपिंदर सिंह हुड्डा का भी बयान आया है। उन्होंने हरियाणा सरकार पर जमकर हमला बोला है और सवाल उठाए हैं कि आखिर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमाई हुई है और इस हत्या का जिम्मेदार कौन है। माइनिंग माफिया बेकाबू होता जा रहा है। वैसे तो हरियाणा में सारा कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। रोज इतने कत्ल, भाई विधायकों को धमकी, तो आज ना तो विधायक सुरक्षित हैं
ना पुलिस अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, और जब तक अगर यही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा। आम आदमियों का विश्वास उठता जा रहा है, तो सरकार को तुरंत ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि आम आदमी में विश्वास कायम हो और कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा करंट सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है हरियाणा की। लेकिन हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने डीएसपी की हत्या पर अपना बयान दिया है और कहा है कि खनन माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि हरियाणा में कानून व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं, चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े। तो इस वक्त जो बयान आया है हरियाणा के गृह मंत्री का, वो आश्वासन दे रहे हैं कि चाहे कितनी भी पुलिस फोर्स लगानी पड़े लेकिन दोषियों को इस मामले में बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि इस वक्त जो हालात हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जिस डंपर से डीएसपी को कुचला गया वो डंपर, उसका चालक फरार है मौके के बाद से। और ये सुबह करीब जो टाइमलाइन हम आपको दिखा रहे हैं इस पर आप गौर कीजिए। कहाँ हुआ ये? सुबह 11:30 बजे के करीब हरियाणा के नूंह जिले की बात है और ये ऐसा तब हुआ जब माफिया पर रेड की मंशा से डीएसपी साहब यहां पहुंचे, लेकिन डीएसपी को डंपर से कुचल दिया गया। खनन माफिया की यह हरकत और उसके बाद से ही कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है, लेकिन डीएसपी रैंक के ऑफिसर की इस तरह से हत्या कर देना अपने आप में एक बहुत बड़ी जानकारी देता है किस तरह से माफिया यहां पर बेखौफ होकर ऑपरेट कर रहे हैं। खनन माफिया पर किसी का कोई दबाव नहीं है और इसी के चलते किस तरह की कानून व्यवस्था है इस पर सवाल उठा रहा है विपक्ष। बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं, चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। डीएसपी सुरेंद्र सिंह की डंपर से कुचलकर हत्या कर दी गई। हरियाणा के नूंह की ये आज वारदात है। खनन माफिया का जो खूनी खेल है इस इलाके में आज एक बार फिर से नजर आया जब डीएसपी रैंक ऑफिसर इस एरिया में पहुंचते हैं खनन माफिया पर रेड के मकसद से। उनके साथ 3 और उनके स्टाफ के मेंबर्स थे, लेकिन पूरी पुलिस की टोली लेकर नहीं पहुंचे थे डीएसपी साहब, और इसी की वजह से हो सकता है कि माफिया भी वहां से फरार होने में कामयाब हो गया हो। हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और सुबह से तमाम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। जितेंद्र, इस वक्त जो जानकारी मिल रही है इस पूरी वारदात के बारे में, उसको अगर हम अपने दर्शकों के सामने डालें तो ये समझ में आता है कि जब डीएसपी साहब मौके पर पहुंचे तो क्या वो एक पेट्रोल पार्टी रेड करने के लिए जो जरूरी होती है उसके साथ गए थे या नहीं? देखिए प्रीति, जो जानकारी मिली है जो कि ऑफिशियल जानकारी है, वहाँ के एसपी से हमारी बात हुई है। करीब 11:30 बजे जो डीएसपी हैं सुरेंद्र सिंह, जो कि तावड़ू सब डिवीज़न है वहाँ के वो डीएसपी हैं और उन्हीं के इलाके के अंदर ही पंचगांव वाला इलाका आता है। उन्हें सवेरे इस बात की जानकारी मिली थी कि पंचगांव इलाके के अंदर अवैध खनन चल रहा है और कुछ अवैध खनन से जुड़े हुए जो माफिया है वहाँ से डंपर के अंदर जो पत्थर है उसको भर करके लेकर के जा रहे हैं। इसी जानकारी के बाद वो अपनी टीम के साथ, अपनी टीम का मतलब ये है कि जो उनके जो स्टाफ के लोग थे, जिसमें उनकी जो सरकारी गाड़ी थी, ड्राइवर था, गनर था और एक उनका रीडर, यानी कि कुल 4 लोग इस जानकारी के आधार पर पंचगांव में पहुंचे थे। और वहां पर जैसे ही उन्होंने एक डंपर को देखा उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन जानकारी मिली कि डंपर चालक ने पुलिस की गाड़ी को देखते ही वहां से भागने की कोशिश की और करीब 4-5 किलोमीटर तक चेज किया। उसी बीच में क्योंकि वो इलाका ऐसा था कि वहाँ से काफ़ी तेज़ गति से निकला नहीं जा सकता है और साथ ही साथ जो डंपर थे उसके अंदर पत्थर लदे हुए थे जो अवैध खनन करके लेके जाए जा रहे थे। इसी को देखते हुए चालक ने कोशिश की कि आगे ट्रक को रोक करके, डंपर को रोक करके जो पत्थर उसमें लोड किए हुए थे उसको किसी तरह से खाली कर दे और तेज़ी से वहाँ से निकल जाए। लेकिन तब तक डीएसपी अपनी गाड़ी और अपने स्टाफ के साथ वहाँ पर पहुँच चुके थे और वहाँ पर रोकने की कोशिश की और उसी दौरान डंपर चालक, क्योंकि डंपर चालक को जब रोकने की कोशिश की थी, डंपर के सामने वो आ चुके थे, चारों तरफ से घेरने की कोशिश की थी अपने स्टाफ से, क्योंकि 4 लोग थे और सामने खुद डीएसपी थे जो वहाँ के नूंह मेवात के जो एसपी है वरुण सिंगला, उनसे जो हमारी बात हुई है उन्होंने जो जानकारी दी है उसी के बाद पर जब वो आगे आ गए थे, डंपर चालक ने उनके ऊपर डंपर चढ़ाया, उनको कुचला और उसके बाद वहाँ से फरार हो गया।
बाकी जो स्टाफ है उन्होंने तुरंत उनको ले जा करके देखा, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। तुरंत इस बात की जानकारी हेडक्वार्टर में दी गई और उसके बाद वहां पर लेकिन इस बेखौफ तरीके से हत्या कर दी गई डीएसपी रैंक ऑफिसर की। जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हरियाणा पुलिस का एक रिएक्शन आ रहा है, उस पर नजर डालते हैं। डीएसपी की हत्या पर अब हरियाणा पुलिस का बयान आया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और हरियाणा पुलिस ड्यूटी पर डीएसपी ने अपना बलिदान दिया है, ये कहना है हरियाणा पुलिस का, जिन्होंने अपना पहला आधिकारिक बयान जारी किया है इस हत्या के बाद। डीएसपी की हत्या पर बोली है हरियाणा पुलिस की जो दोषी हैं उन्हें पकड़ने की कोशिश लगातार जारी है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और साथ ही ड्यूटी पर डीएसपी ने बलिदान दिया है। और अब हरियाणा पुलिस के सामने पहली चुनौती ये है कि जो दोषी हैं इस मामले में उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। एक बार फिर से चलते हैं मेरे सहयोगी जितेंद्र के पास। जितेंद्र, जो मैंने कहा कि इस वक्त पहली प्राथमिकता हरियाणा पुलिस की है कि दोषियों को पकड़ा जाए, ये भी थोड़ी चौंकाने वाली बात है कि